हाय दोस्तों। बहुत बार आपने लोगों को कहते सुना होगा कि मुझे साइनस की प्रॉब्लम हो गई है। फिर कई बार एग्जैक्टली समझ में नहीं आता कि ये साइनस की प्रॉब्लम होती क्या है। ये तो पता लगता है कि हाँ कुछ नाक वाक से रिलेटेड है, बट एग्जैक्टली नहीं पता होता। दोस्तों इस वीडियो में साइनस के बारे में बात करते हैं, साइनस की प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं, जिसे हम साइनोसाइटिस भी कह सकते हैं। दोस्तों साइनस होते क्या है? साइनस दोस्तों हमारे चेहरे के पीछे जो हड्डियाँ होती हैं उनके अंदर जो खाली जगहें होती हैं उन्हें साइनस कहते हैं। मतलब आप समझिए कि हॉलो कैविटी, खाली छोटी छोटी गुफाओं की तरह के स्ट्रक्चर होते हैं जो आपस में कनेक्टेड होते हैं। दोस्तों साइनस टोटल 8 होते हैं, मतलब 4 लेफ्ट साइड में होते हैं, 4 राइट साइड में होते हैं, नाक के एक तरफ और एक तरफ। और दोस्तों इनका नाम भी इस तरह से होते हैं: मैक्सिलरी साइनस, फ्रंटल साइनस, एथमॉइड साइनस और स्फिनॉइड साइनस। दोस्तों साइनस का काम क्या होता है? तो साइनस एक्चुअली एक म्यूकस सिक्रीट करता है। म्यूकस एक बहुत थिन लिक्विड होता है और जो क्या करता है कि पूरा का पूरा जो नाक का सिस्टम होता है अंदर का, उसका ड्रेनेज कर देता है, मतलब कि उसकी सफाई कर देता है, ताकि नाक के अंदर जो भी हम सांस लेते हैं तो सांस के ज़रिए बैक्टीरिया वायरस वगैरह जाते हैं तो वो सब कुछ निकल जाए, अंदर ना रह जाए। ये काम होता है साइनस का, क्योंकि साइनस दोस्तों आपस में भी कनेक्टेड होते हैं और जो हमारी नाक की कैविटी है उससे भी कनेक्टेड होते हैं। तो दोस्तों जब कभी ऐसा होता है, सपोज़ कि नाक के अंदर इन्फेक्शन चला गया, मतलब कि बैक्टीरिया या वायरस का इन्फेक्शन हो गया, तब जो ये म्यूकस है दोस्तों ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाता है। और जब म्यूकस गाढ़ा मतलब थिक होना स्टार्ट हो जाएगा तो ये म्यूकस अपने आप में जो बैक्टीरिया या वायरस है उसकी ग्रोथ को हेल्प करने में मदद करता है। मतलब इसका काम अब उल्टा हो गया है। पहले यही म्यूकस जो है इन सबको बाहर निकाल रहा था, लेकिन जब इन्फेक्शन एक बार इस्टेब्लिश हो गया है, इन्फेक्शन एक बार सेटल हो गया है, तब फिर यही म्यूकस जो है ये ग्रोथ में हेल्प कर देता है इन बैक्टीरिया या वायरस की। दोस्तों साइनोसाइटिस क्या होता है? साइनोसाइटिस का मतलब होता है कि जो ये साइनस हैं इनके अंदर दोस्तों सूजन आ गई। अब वो सूजन दोस्तों अलग अलग कारणों से आ सकती है। इन्फेक्शन की वजह से सूजन आ सकती है, साइनस के अंदर कोई एलर्जी हो तो उसकी वजह से भी सूजन आ सकती है, और भी कारण हो सकते हैं। तो दोस्तों हम इस वीडियो में बात करेंगे कि साइनोसाइटिस की वजह से बॉडी में किस किस तरह के लक्षण पैदा हो सकते हैं, साइनोसाइटिस के दोस्तों कारण क्या क्या होते हैं, किन किन लोगों में साइनोसाइटिस होने के आसार ज़रूरत से ज़्यादा होते हैं, दोस्तों साइनोसाइटिस के कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं। दोस्तों साथ साथ हम टच करेंगे कि इसकी डायग्नोसिस किस तरह से बनाई जा सकती है, दोस्तों इसका इलाज किस तरह से किया जाता है, और साथ में मैं आपके साथ कुछ सेल्फ हेल्प के टिप्स भी शेयर करूँगा। दोस्तों वीडियो लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों मैं डॉक्टर कमल सिंह, एक्स आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, एक्स फोर्टिस हॉस्पिटल, एक्स अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स। दोस्तों मुझे 20 साल से भी ज़्यादा का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है और मैंने क्रिटिकल केयर मेडिसिन, इंटरनल मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन और फैमिली मेडिसिन में दोस्तों बहुत सारी प्रैक्टिस की है। दोस्तों हम सबसे पहले बात करते हैं कि साइनोसाइटिस के साइंस और सिम्टम्स, मतलब लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों नाक के अंदर सूजन हो सकती है। साथ साथ दोस्तों जो नाक से जो निकलने वाला म्यूकस है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो सकता है, वो बहुत ज़्यादा थिक हो सकता है, जिसकी वजह से इस थिक म्यूकस के नाक के अंदर रहने की वजह से ऐसा हो सकता है कि आपको सांस ठीक से ना आए, आपको सांस लेने में ज़ोर लगाना पड़े, या आपको एहसास हो कि जो म्यूकस है वो नाक के अंदर फंसा हुआ है, तो उसने नाक की जो कैविटी है उसको रोक रखा है, अवरुद्ध कर रखा है। दोस्तों ऐसा हो सकता है कि बार बार आपकी नाक से जो है वो म्यूकस बाहर निकल रहा है, आपको निकालना पड़ रहा है। साथ साथ दोस्तों ऐसा भी इसमें कॉमनली देखा जाता है कि जो नाक के अंदर फंसा हुआ म्यूकस होता है वो बाहर निकलने के बजाय पीछे गले के ज़रिए आपके शरीर के अंदर चला जाता है। मतलब कई बार ऐसे पेशेंट्स महसूस करते हैं कि उनके गले में कुछ आ रहा है जिस चीज़ को उन्हें निगलना पड़ रहा है, तो वो एक्चुअली उनके नाक के अंदर का म्यूकस ही होता है। दोस्तों ये वाला सिम्टम भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखने के लिए। इसे हम पोस्ट नेज़ल ड्रिप या पोस्ट नेज़ल ड्रेनेज का नाम भी देते हैं। दोस्तों बहुत कॉमनली साइनोसाइटिस में ये भी देखा जाता है कि जो भी साइनस की जगहें होती हैं, मतलब आपके चेहरे में जिस जिस जगह पर साइनस होते हैं उस जगह पर पेन होना स्टार्ट हो जाता है, उस जगह पे स्वेलिंग हो सकती है। अगर हम उस जगह को थोड़ा सा प्रेस करें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द का एहसास हो सकता है। ये सारी कंडीशन दोस्तों बड़ी कॉमनली देखी जाती हैं, क्योंकि साइनस के अंदर ही सूजन है, इसका मतलब साइनस के अंदर प्रॉब्लम चल रही है, तो उस जगह पर पेन होना लाजमी सी बात है कि पेन हो सकता है। उस जगह को टच करने पर भी पेन का सेंसेशन हो सकता है, और एक प्रेशर का सेंसेशन रह सकता है कि उन जगहों पर दबाव बना हुआ है। और दोस्तों ये वाले जो सिम्टम्स हैं ये तब थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं जब अगर आप अपने सर का मूवमेंट कर रहे हैं, सपोज़ आप सर को आगे की तरफ झुका रहे हैं या साइड का मूवमेंट कर रहे हैं, तो ये जो भी पेन या स्वेलिंग या प्रेशर वाला ये सिम्टम्स हैं साइनस वाले एरिया पे, ये थोड़े से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है दोस्तों। साथ साथ बहुत सारे पेशेंट को इसमें लॉस ऑफ स्मेल या लॉस ऑफ टेस्ट हो जाता है। मतलब चीज़ों की ठीक से जो गंध है वो नहीं पता लगती कि वो उनकी क्या स्मेल है। साथ साथ चीज़ों में से टेस्ट भी दोस्तों थोड़ा सा ऑल्टर हो जाता है, मतलब जो चीज़ों का रियल टेस्ट है वो नहीं समझ में आता, थोड़ा सा टेस्ट डिफरेंट हो जाता है। अच्छा सिम्टम्स की बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो हेडेक तो बहुत कॉमन सिम्टम है, वो हम नहीं भूल सकते। मतलब हेडेक बहुत सारे पेशेंट्स को इसमें होता है साइनोसाइटिस में। तो अगर हेडेक है और कुछ भी इस तरह का सिम्टम बन रहा है साथ साथ में नाक वाला सिम्टम या जो साइनस की जगह पे पेन प्रेशर वाला सिम्टम, तब तो साइनोसाइटिस के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आसार हो जाते हैं। दोस्तों हेडेक के अलावा क्या हो सकता है कि जो कान हैं
वहाँ पर भी पेन हो सकता है या प्रेशर का सेंसेशन हो सकता है, ईयर पेन या ईयर प्रेशर जिसे कहते हैं। दोस्तों पेशेंट्स को बैड ब्रेथ हो सकती है, मतलब वो जो सांस ले रहे हैं उस सांस में दुर्गंध है, ये वाली कंडीशन दोस्तों हो सकती है। मेडिकल कंडीशन में अगर हम बोले तो उसका नाम होता है हैलिटोसिस। तो हैलिटोसिस का मतलब होता है कि मुंह से दुर्गंध आना, और ये वाली चीज़ दोस्तों साइनोसाइटिस में कॉमनली देखी जा सकती है। कई सारे पेशेंट्स को दोस्तों क्या होता है कि जो दांत हैं वहाँ पर प्रेशर या पेन का सेंसेशन होता है। कई सारे पेशेंट्स को ये भी होता है कि जो हमारा ऊपर का जबड़ा है उसमें पेन का सेंसेशन रहता है, किसी भी एक तरफ या दोनों तरफ, जिस तरफ के भी साइनस इन्वॉल्व हैं उस हिसाब से। दोस्तों पेशेंट्स को ऐसा हो सकता है कि खांसी बहुत ज़्यादा है, ये बहुत 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 कॉमन और बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है खांसी आना। कई बार मैंने ऐसा देखा है कि पेशेंट्स को खांसी आ रही है, वो ठीक ही नहीं हो रही है। पेशेंट ने कई जगह पे दिखाया, सब कुछ लंग्स वंग्स का पूरा वर्कअप हो गया, सीटी स्कैन वगैरह भी हो गया, सब कुछ ठीक है, डॉक्टर्स ने हर तरह से अपना जो भी ट्रीटमेंट देना था दे दिया, लेकिन खांसी नहीं ठीक हो रही है। फिर पता लगा कि साइनोसाइटिस है पेशेंट को, और जब साइनोसाइटिस का ट्रीटमेंट दिया गया तो खांसी पूरी तरह से ठीक हो गई। मतलब ठीक है, खांसी के साथ साथ में और भी कुछ सिम्टम्स हैं, लेकिन वो सिम्टम बहुत प्रोमिनेंट होकर नहीं आए हुए हैं, वो बड़े बारीकी में हैं, इसलिए डॉक्टर्स उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए, और इस वजह से खांसी का ट्रीटमेंट कुछ और ही होता रहा। लेकिन पता लगा कि साइनोसाइटिस है, तो जब साइनोसाइटिस वाला ट्रीटमेंट दिया गया तो खांसी अपने आप ठीक हो गई। दोस्तों ऐसा हो सकता है कि पेशेंट्स को बार बार गले में खराश आए, बार बार बस खांसी करने का मन हो, और एग्जैक्टली खांसी नहीं आ रही है, बट पेशेंट इसलिए खांसी कर रहा है क्योंकि उसे ये महसूस हो रहा है कि उसके गले में कुछ खिंच खिंच है या उसके गले में कुछ खराश है, जिसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंट थ्रोट क्लियरिंग, कि पेशेंट बार बार अपना गला साफ करने की कोशिश कर रहा है। साथ साथ दोस्तों सोर थ्रोट भी हो सकता है। सोर थ्रोट का मतलब होता है कि पेशेंट के गले में बहुत ज़्यादा दर्द है, पेशेंट को कोई भी चीज़ निगलने में, स्वैलो करने में मतलब प्रॉब्लम है, उसे स्वैलो करने में डिफ़िकल्टी भी होती है और उसे पेन भी होता है। तो ये वाली कंडीशन दोस्तों सोर थ्रोट वाली कहलाती है, ये भी देखी जाती है साइनोसाइटिस में। साथ साथ दोस्तों साइनोसाइटिस में थकान बहुत ज़्यादा बनी रहे, ये कॉमनली देखा जा सकता है कि पेशेंट बहुत ज़्यादा थके हुए हैं। दोस्तों अगर हम इन्फेक्शन से होने वाले साइनोसाइटिस की बात करें तो वायरल साइनोसाइटिस काफ़ी कॉमन है, मतलब कि वो वाला साइनोसाइटिस जो वायरस के इन्फेक्शन की वजह से होता है, कॉमनली देखा जाता है, और नॉर्मली ये बहुत ज़्यादा चिंतित करने वाली चीज़ नहीं होती है, ठीक हो जाता है। साथ साथ दोस्तों जो अगला है वो है बैक्टीरियल साइनोसाइटिस। ये नॉर्मली वायरल साइनोसाइटिस के बाद भी कई बार हो जाता है, कई बार अपने आप में अकेले भी हो सकता है। ये नॉर्मली देखा गया है कि कई बार 10 दिन से ज़्यादा भी चल जाता है, और इसमें कई बार एंटीबायोटिक्स देने की ज़रूरत पड़ जाती है, अपने आप ठीक नहीं होता है। नॉर्मली अगर नाक के अंदर बहुत ज़्यादा ब्लॉकेड है या चेहरे पर दर्द है, साइनस की जगहों पर पेन है, प्रेशर है, इस तरह की सारी चीज़ें हैं, तो चांसेस ज़्यादा होते हैं कि बैक्टीरियल साइनोसाइटिस हो गया है। दोस्तों तीसरी जो वैरायटी है वो है फंगल साइनोसाइटिस, मतलब फंगस का इन्फेक्शन हो गया है साइनोसाइटिस के अंदर। ये अपने आप में चीज़ जो है दोस्तों, ये थोड़ी सी सीरियस ज़्यादा होती है। नॉर्मली उन पेशेंट्स में देखी जाती है जिनके अंदर जो उनका इम्यून सिस्टम है वो कमज़ोर है किसी न किसी वजह से। तो दोस्तों फंगल साइनोसाइटिस के कॉम्प्लिकेशंस भी ज़्यादा सीरियस हो सकते हैं, जल्दी पैदा हो सकते हैं। बैक्टीरियल साइनोसाइटिस भी दोस्तों कभी हल्के से नहीं लेना चाहिए। वायरल साइनोसाइटिस नॉर्मली उन्हीं वायरस से होता है जिन वायरस से हमें नज़ला ज़ुकाम वगैरह होता है। तो नॉर्मली वायरल साइनोसाइटिस जो है ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देने वाले नहीं होते, जल्दी पकड़ में आ जाते हैं, जल्दी ठीक हो जाते हैं। दोस्तों अगर आपको साइनोसाइटिस वाले सिम्टम्स बार बार हो जाते हैं और बस अपने आप फिर ठीक भी हो जाते हैं, फिर अपने आप दोबारा हो जाते हैं, कई बार ठीक नहीं होते, बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं, अगर आप मतलब बार बार परेशान हो रहे हैं इस सिम्टम से, तो दोस्तों एक बार आपको ज़रूरत है डॉक्टर से ठीक से कंसल्टेशन लेने की, ताकि वो आपकी ठीक से जाँच वाँच करके देख लें साइनोसाइटिस अगर है तो कहाँ का है, कितना है, ताकि उसी हिसाब से आपको इलाज एडवाइस कर सकें। दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसे सिम्टम्स जो बड़े अलार्मिंग सिम्टम्स माने जाते हैं, और अगर इनमें से कोई सिम्टम है तो आपको डॉक्टर के पास तुरंत चले जाना चाहिए, आपको इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज में तुरंत परामर्श ले लेना चाहिए। तो दोस्तों सपोज़ करो किसी साइनोसाइटिस के पेशेंट को अगर बहुत तेज़ फीवर आ रहा है, या कि वॉमिटिंग्स हो रही हैं, या कि दोस्तों आँखों के चारों तरफ सूजन आ रही है, या रेडनेस हो रही है, या माथे पे सूजन आ रही है, या दोस्तों विज़न में प्रॉब्लम हो रही है, मतलब जो दिखाई पड़ता है उसमें सपोज़ डबल विज़न हो रहा है, या ठीक से दिखाई नहीं पड़ रहा, धुंधला दिखाई पड़ रहा है, या कुछ भी इस तरह की विज़न की और भी कोई दिक्कत हो रही है, या दोस्तों पेशेंट को अगर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है, पेशेंट को ठीक से समझ में नहीं आ रहा कि वो कहाँ पर है, वो किस हालात में है, मतलब उसका जो ओरिएंटेशन है वो अगर ख़राब हो गया है, अगर पेशेंट बहकी बहकी बातें कर रहा है, या दोस्तों अगर बहुत तेज़ बहुत सीवियर हेडेक हो रहा है पेशेंट को, या जो पेशेंट की दोस्तों नेक है, मतलब जो गर्दन है, उसके अंदर जो लचीलापन होता है वो ख़त्म हो गया, वो अपनी गर्दन ठीक से मूव नहीं कर पा रहा, उसकी गर्दन में बहुत ज़्यादा सख्ती आ गई है। मतलब अगर गर्दन को हिलाने की कोशिश करेंगे तो नॉर्मली तो गर्दन बड़े आराम से हिल जाती है, बट इन पेशेंट्स की गर्दन मूव करने में अगर प्रॉब्लम हो रही है, अगर ज़ोर लगाना पड़ रहा है, अगर ठीक से मूव नहीं कर रही है, स्टिफनेस आ गई है, अगर मैं उसका वर्ड यूज़ करूँ, या रिजिडिटी आ गई है, दोस्तों ये सारे के सारे सिम्टम्स जो मैंने अभी आपको बताए हैं, ये इस बात की तरफ इंडिकेट करते हैं कि साइनोसाइटिस में कुछ कॉम्प्लिकेशन शायद पैदा हो रहा है। क्योंकि दोस्तों अंदर ही अंदर क्या होता है, साइनस भी स्कल के अंदर हैं और ब्रेन भी स्कल के अंदर होता है, तो आपस में सिस्टम इंटरकनेक्टेड होता है। कई बार साइनस के अंदर का इन्फेक्शन दोस्तों ट्रैवल करके ब्रेन तक पहुंच जाता है। दोस्तों कई बार लोगों को बार बार साइनोसाइटिस हो जाता है, या कि साइनोसाइटिस होता है तो बहुत लंबे टाइम के लिए चलता है, जिसे हम क्रोनिक साइनोसाइटिस भी कहते हैं। दोस्तों तो इसके मेन कारण क्या हो सकते हैं? दोस्तों पहली चीज़ है कि बहुत बार पेशेंट्स को एक कंडीशन होती है जिसका नाम होता है डेविएटेड नेज़ल सेप्टम,
इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी जो दोनों तरफ की नाक है, नॉस्ट्रल जिसे हम कहते हैं, उनके बीच में जो एक पतली सी दीवार होती है उसे हम नेज़ल सेप्टम कहते हैं। दोस्तों कई बार वो जो नेज़ल सेप्टम है ना, वो थोड़ा-सा जिस जगह पर होना चाहिए एग्ज़ैक्टली उससे थोड़ा-सा अलग जगह पर होता है, मतलब थोड़ा-सा डेविएटेड होता है, अपनी नॉर्मल पोज़ीशन में नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होता है कि साइनोसाइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों कई बार नाक के अंदर पॉलिप्स होते हैं। पॉलिप्स का मतलब हो गया कि बहुत छोटे-छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, अंगूर की तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। मतलब एक तरह से गाँठें सी होती हैं, सॉफ्ट गाँठें, इन्हें नेज़ल पॉलिप कहते हैं। तो जिन पेशेंट्स के अंदर दोस्तों नेज़ल पॉलिप्स होते हैं, उनके अंदर भी आसार ज़्यादा हो जाते हैं कि उन्हें साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम बार-बार होगी या लंबे टाइम के लिए होगी। दोस्तों कई पेशेंट्स को इम्यून सिस्टम की प्रॉब्लम्स होती हैं। कई पेशेंट्स का क्या होता है, इम्यून सिस्टम अंदर से कमज़ोर होता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स की वजह से ऐसा हो सकता है। एचआईवी के पेशेंट्स को इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है। दोस्तों कई सारी ऑटोइम्यून प्रॉब्लम्स होती हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस वाली कंडीशन होती है जिसमें इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। तो जब भी कोई ऐसी कंडीशन है कि इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, तो अब क्या होगा कि जो हमारी बॉडी है वो ठीक से जो भी बैक्टीरिया वायरस वगैरह नाक के ज़रिए अंदर साइनस तक पहुँच रहे हैं उनसे ठीक से फाइटिंग नहीं कर पाएगी। तो अब ये सब चीज़ें अंदर ग्रो करना स्टार्ट हो जाएंगी और साइनोसाइटिस होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब साइनस के अंदर इन्फेक्शन होना, साइनस के अंदर सूजन आना स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों कुछ लोगों को बार बार एलर्जी हो जाती है। तो जिन लोगों को बार बार एलर्जी होने के चांस रहते हैं तो उनके अंदर भी दोस्तों देखा गया है कि साइनोसाइटिस थोड़ा सा ज़्यादा कॉमनली होता है। साथ साथ दोस्तों जिन लोगों को बार बार रेस्पिरेटरी सिस्टम के इन्फेक्शंस हो जाते हैं, उनके अंदर भी चांसेस होते हैं कि साइनोसाइटिस जो है वो बार बार डेवलप हो जाएगा, या अगर डेवलप होगा दोस्तों तो लंबे टाइम के लिए डेवलप होगा, जिसे हम क्रोनिक साइनोसाइटिस भी कहते हैं। दोस्तों कई सारे पेशेंट्स को दांतों का इन्फेक्शन होता है, टूथ इन्फेक्शन। तो टूथ इन्फेक्शन में भी दोस्तों चांसेस हमेशा ज़्यादा हो जाते हैं कि साइनोसाइटिस वाली प्रॉब्लम डेवलप हो सकती है। कई सारे पेशेंट्स को दोस्तों सिगरेट की जो स्मोक होती है उसका एक्सपोजर ज़्यादा हो रहा होता है, उनके आसपास के माहौल में लोग सिगरेट पी रहे होते हैं, कुछ भी ऐसा, उनके अंदर भी दोस्तों चांसेस ज़्यादा होते हैं कि साइनोसाइटिस डेवलप हो जाएगा। साथ साथ दोस्तों कई सारे पेशेंट्स के अंदर जिनमें एस्थमा होता है उनके अंदर भी चांसेस ज़्यादा होते हैं साइनोसाइटिस डेवलप करने के। कुछ एक पेशेंट्स जिनको एस्पिरिन नाम की जो दवाई होती है उससे सेंसिटिविटी है, तो उनके अंदर भी दोस्तों चांसेस ज़्यादा होते हैं साइनोसाइटिस डेवलप होने के। ये सारे मैं आपको रिस्क फैक्टर्स बता रहा हूँ। दोस्तों साइनोसाइटिस के कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि साइनस का जो इन्फेक्शन है वो अंदर अंदर ही ट्रैवल करके आपकी आंखों के सॉकेट तक पहुंच जाए और आंखों के अंदर दुष्प्रभाव डालना स्टार्ट कर दे। तो आई के अंदर भी अगर इन्फेक्शन हो जाएगा तो उसकी वजह से दोस्तों हो सकता है ब्लाइंडनेस आ जाए, दिखना बिल्कुल कम हो जाए, धुंधला दिखना स्टार्ट हो जाए, ऐसी कोई भी कंडीशन पैदा हो सकती है आंखों की। साथ साथ दोस्तों ऐसा भी देखा जाता है कि साइनस के अंदर का जो इन्फेक्शन है वो कई बार ट्रैवल करके ब्रेन तक पहुंच जाता है या हमारी स्पाइनल कॉर्ड को भी अफेक्ट कर देता है। दोस्तों क्या होता है कि हमारी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है ये एक मेम्ब्रेन या एक झिल्ली से कवर होती है, मतलब प्रोटेक्ट होती हैं। इस झिल्ली को मेनिंजेस भी कहते हैं। तो इस झिल्ली का इन्फेक्शन हो सकता है जिसकी वजह से दोस्तों बहुत लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन पैदा हो सकती है अगर टाइम पे उसका इलाज ना किया जाए तो। साथ साथ दोस्तों अगर मैं और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस की बात करूं साइनोसाइटिस की वजह से, तो बोन्स के इन्फेक्शन हो सकते हैं। जो भी आपकी स्कल बोन्स हैं, मतलब जो चेहरे या उसके पीछे आगे की बोन्स होती हैं, खोपड़ी की बोन्स होती हैं, उनमें इन्फेक्शन हो सकता है। दोस्तों स्किन का सीरियस इन्फेक्शन हो सकता है। तो साइनोसाइटिस को हमें हल्के में नहीं लेना है। अगर कुछ भी इस तरह के सिम्टम्स हैं या कुछ भी अगर इस तरह की डायग्नोसिस बनी हुई है, आपको इलाज टाइम पे लेना है, पूरा लेना है। दोस्तों साइनोसाइटिस के टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर जो सिम्टम्स हैं, लक्षण है, अगर उनकी ड्यूरेशन 4 हफ्ते या उससे कम की है तो इसे हम एक्यूट साइनोसाइटिस कहेंगे। अगर ड्यूरेशन 4 से 12 हफ्ते के बीच में है तो इसे हम सब एक्यूट साइनोसाइटिस कहेंगे दोस्तों। और अगर सिम्टम्स की ड्यूरेशन 12 हफ्ते या उससे ज़्यादा की है तो इसे हम क्रोनिक साइनोसाइटिस का नाम देंगे। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, कई बार डॉक्टर्स इस भाषा में डिस्कशन करते हैं कि आपको एक्यूट साइनोसाइटिस है या आपको क्रोनिक साइनोसाइटिस है या आपको सब एक्यूट साइनोसाइटिस है, तो आपको एक्जैक्टली पता हो कि इसका मतलब क्या है। आइए दोस्तों बात करते हैं कि डॉक्टर्स किस तरह से डायग्नोसिस बनाते हैं साइनोसाइटिस की। तो मेडिकल हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि पेशेंट किस तरह के लक्षणों से जूझ रहा है, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ इसमें फिर डॉक्टर्स पेशेंट का एग्जामिनेशन भी करते हैं देखने के लिए कि साइनस वाले एरिया में पेन या प्रेशर वगैरह, टेंडरनेस है कि नहीं है। टेंडरनेस का मतलब होता है कि साइनस वाले एरिया में अगर आप थोड़ा सा भी प्रेशर देंगे तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हो। दोस्तों अगर मेडिकल हिस्ट्री या क्लिनिकल एग्जामिनेशन में ऐसा लग रहा होता है कि साइनोसाइटिस के चांस हैं, फिर उसके बाद इमेजिंग स्टडीज़ कराई जाती हैं। इमेजिंग स्टडीज़ का मतलब हो गया कि रेडियोलॉजी वाला टेस्ट हो गया, मतलब कि एक्सरे हो गया साइनस का, या सीटी स्कैन हो गया, या एमआरआई स्कैन हो गया। तो डॉक्टर्स को जो भी चीज़ ठीक लग रही होती है उस टाइम पे पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से वो चीज़ कराई जाती है। इनसे भी पता लगता है कि साइनस के अंदर जो है वो स्ट्रक्चर क्या है, साइनस के अंदर की क्या पोजीशन है, कितना वहाँ पे इन्फ्लेमेशन है, सूजन वगैरह है। दोस्तों कई सारे पेशेंट्स में डॉक्टर्स को एलर्जी का टेस्ट कराने की ज़रूरत पड़ जाती है, एक कोरिलेशन बनाने के लिए, एक साइनोसाइटिस की डायग्नोसिस को एस्टैब्लिश करने के लिए। दोस्तों कई सारे पेशेंट्स में डॉक्टर्स को क्या करना पड़ता है कि एक छोटी सी ट्यूब के ज़रिए जो नाक के ज़रिए डालते हैं, वो डाल करके फिर साइनस को ठीक से दिखा जाता है, जिसे हम एक एंडोस्कोपी मेथड भी कह सकते हैं। तो इसके ज़रिए भी कई बार डायग्नोसिस बनती है, क्योंकि एग्जैक्टली दिखाई पड़ता है कि साइनस के अंदर का क्या पोजीशन चल रही है, उसके अंदर स्ट्रक्चर्स किस तरह के हैं, उसके अंदर सूजन है तो कितनी है, क्या है।
और दोस्तों कई बार डॉक्टर्स को जो साइनस के अंदर म्यूकस है, जो नाक के अंदर म्यूकस आ रहा है, उसको निकाल के भी जांच के लिए भेजते हैं, कल्चर के लिए भेजते हैं, उसमें देखने के लिए कि किसी तरह की ग्रोथ तो नहीं है, और अगर है तो क्या है, मतलब किस तरह के ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन हम सस्पेक्ट कर रहे हैं, उसके अंदर बैक्टीरिया की ग्रोथ आ रही है, फंगस की आ रही है, कुछ और आ रहा है। तो दोस्तों ये सारी की सारी चीज़ें हैं जिनके ज़रिए साइनोसाइटिस की डायग्नोसिस बनाई जाती है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, अगर आपको टॉपिक समझ में आ रहा हो, आप फोकस कर पा रहे हो, आप कनेक्ट कर पा रहे हो, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। दोस्तों अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में कई सारी अलग अलग तरह की चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। पेशेंट को किस किस्म की साइनोसाइटिस है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसे ट्रीटमेंट किस तरह का देना चाहिए, और उसकी साइनोसाइटिस दोस्तों कितनी ड्यूरेशन के लिए है, पेशेंट की जनरल मेडिकल कंडीशन क्या है, जनरल हेल्थ कैसी है उसकी, ये सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं डॉक्टर्स को ये डिसाइड करने में कि ट्रीटमेंट आखिर कौन सा देना है, कितनी ड्यूरेशन के लिए देना है। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें दोस्तों तो इसमें एलर्जी की मेडिसिन भी दी जाती हैं। इसमें अगर सपोज़ साइनस के अंदर कोई इन्फेक्शन है वायरस का, बैक्टीरिया का, फंगस का, तो उसके हिसाब से फिर एंटीबैक्टीरियल भी दी जाती है, मतलब एंटीबायोटिक्स या एंटीफंगल जो भी है। दोस्तों कई सारे पेशेंट्स को नाक में डालने वाला स्प्रे दिया जाता है, जिसे हम नेज़ल स्प्रे भी कहते हैं। दोस्तों पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी होता है, और कई सारे पेशेंट्स को उसकी ज़रूरत पड़ती है सिम्टम्स से फ्री होने के लिए, साइनोसाइटिस को ठीक करने के लिए। स्प्रे में दोस्तों नॉर्मली कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं, मतलब स्टेरॉइड्स होते हैं, और साथ में एलर्जी की दोस्तों कई अलग अलग ग्रुप की मेडिसिन होती हैं, तो वो भी स्प्रे में कॉम्बिनेशन में हो सकती हैं। कई सारे पेशेंट्स को ऐसा लगता है कि अगर ये नेज़ल स्प्रे इसके अंदर स्टेरॉइड है तो मुझे नहीं लेना चाहिए। ये सब बिल्कुल गलत बातें हैं। स्टेरॉइड अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत इफेक्टिव मेडिसिन होती है किसी किसी बीमारी में। तो जिस बीमारी में स्टेरॉइड का रोल है वहाँ पर डॉक्टर्स इसी को देते हैं, और हमें ये भी ध्यान रखना है कि डॉक्टर्स के बिल्कुल सलाह के अनुसार ही इसे लेना चाहिए। जितनी ड्यूरेशन के लिए वो बोलें, जिस टाइम पे बोलें, उस टाइम पर उसी तरह से लेना चाहिए। अपने हिसाब से ट्रीटमेंट लंबा नहीं कर देना चाहिए, क्योंकि तब फिर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। दोस्तों कई सारे पेशेंट्स में साइनस का इरिगेशन किया जाता है, मतलब नेज़ल इरिगेशन करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि साइनस के अंदर का पूरा एरिया ड्रेनेज होकर के साफ़ हो जाता है। ये वाली भी कई सारे डॉक्टर्स दोस्तों एडवाइस करते हैं कई अलग अलग किस्म की साइनोसाइटिस के स्टेजेस पे, और इससे भी पेशेंट्स को दोस्तों फ़ायदा होते हुए देखा जाता है। तो सलाइन से भी करते हैं, कई बार उसके अंदर मेडिसिन भी होती हैं। दोस्तों जिस तरह से मेडिकल एडवांसमेंट हो रहा है, उस तरह से और नए नए किस्म की दवाएं भी बन रही हैं। तो दोस्तों कई सारे इम्यून सिस्टम को मॉडिफाई करने वाली मेडिसिन भी बनी हुई हैं या पाइपलाइन में है, जो कि कई बार पेशेंट्स को, जो टफ पेशेंट्स होते हैं, मतलब जिनके अंदर थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होती है बीमारी की, उनको दी जाती हैं, जिससे कि उनकी साइनोसाइटिस वाली प्रॉब्लम दोस्तों ठीक हो सके। कई सारे पेशेंट्स को दोस्तों ओरल या इंजेक्टेबल एलर्जी की मेडिसिन भी दी जाती हैं। कई सारे पेशेंट्स को दोस्तों इम्यूनोथेरेपी दी जाती है, जिनको ज़रूरत है उन्हें इम्यूनोथेरेपी दी जाती है, ताकि उनके अंदर एलर्जी वाली कंडीशन दोस्तों मिनिमाइज़ हो सके और उनके साइनोसाइटिस वाली प्रॉब्लम दोस्तों रिस्पॉन्ड कर सके, ठीक हो सके। साथ साथ अगर हम बात करें दोस्तों तो कई सारे पेशेंट्स में ऐसा भी होता है कि उन्हें ओरल या इंजेक्टेबल स्टेरॉइड्स देने की ज़रूरत पड़ जाती है साइनोसाइटिस ठीक करने के लिए। अब अगर हम दोस्तों बात करें सर्जिकल ऑप्शंस की, तो हाँ, बहुत सारे साइनोसाइटिस के पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें डॉक्टर्स को लगता है कि इन्हें सर्जरी करा लेनी चाहिए, सर्जरी से इनका बेनिफिट होगा, मेडिसिन से इन पे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इनकी साइनोसाइटिस वाली प्रॉब्लम बार बार आ जाती है। दोस्तों सर्जरी में नॉर्मली क्या होता है, जो एंडोस्कोपिक सर्जरी होती है उसमें वही जैसे मैंने पहले बताया था, नाक के ज़रिए ट्यूब डालते हैं, जिसमें एक लाइट का सोर्स भी लगा रहता है, ताकि अंदर की चीज़ें ठीक से दिखाई पड़ती हैं साइनस वाली, और उसी के ज़रिए दोस्तों इंस्ट्रूमेंट डाल के फिर अंदर जो भी साइनस वाला एरिया है वहाँ पर जो भी कुछ करना है वो किया जाता है। सपोज़ अगर वहाँ पे नेज़ल पॉलिप्स वगैरह हैं तो उन्हें हटा दिया जाता है। सपोज़ साइनस के अंदर अगर कोई टिश्यू बहुत ज़्यादा सूजन वाला है या बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से रुकावट आ रही है, तो उसको शेव ऑफ करके हटा देते हैं। या जो साइनस का अगर दोस्तों ओपनिंग है, अगर वो बहुत ज़्यादा सक्रिय हो गई है, तो उसे थोड़ा सा चौड़ा कर देते हैं। ये सारे के सारे काम उसी नाक में जो ट्यूब डाली है उसके ज़रिए कर लिए जाते हैं, जिसे हम एंडोस्कोपी ट्रीटमेंट भी कहते हैं। तो दोस्तों डॉक्टर्स के ऊपर होता है पूरी तरह से कि आपकी जो साइनोसाइटिस वाली कंडीशन है वो आखिर किस तरह की है, किस टाइप का साइनोसाइटिस है आपको, बैक्टीरियल है, वायरल है, फंगस है, एलर्जी वाला है, इन्फेक्टिव है कि नहीं है, या कितनी ड्यूरेशन का है, मतलब अभी अभी हुआ है, एक्यूट साइनोसाइटिस है, क्रोनिक साइनोसाइटिस है, और साइनोसाइटिस की सिवियरिटी कितनी है, उसका इन्वॉल्वमेंट कितना है। इस सारी चीज़ों को दोस्तों मद्देनज़र रखते हुए डॉक्टर्स फिर आपको जो बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट है वो एडवाइस करते हैं हमेशा। अब मैं आपको दोस्तों कुछ सेल्फ हेल्प की बात बताऊंगा कि किस तरह के टिप्स हैं जो आप खुद अपनी लाइफ में, अगर आपको साइनोसाइटिस है तो यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको शायद मदद मिल सकती है। दोस्तों प्रॉपर रेस्ट लेना इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर बॉडी को आप ठीक से रेस्ट नहीं दे पा रहे हैं साइनोसाइटिस वाली कंडीशन में, तब भी जो भी अगर इन्फेक्शन है अंदर या एलर्जी है तो वो जल्दी ठीक नहीं होती है। तो ज़रूरत है दोस्तों कि जब भी कभी शरीर में कुछ प्रॉब्लम इस तरह की आए तो उस टाइम पे आप अपना बॉडी का रेस्ट प्रॉपर ले सकें। उस टाइम आप ओवर एक्सर्शन ना करें, बहुत ज़्यादा काम वाम ना करें, बेड रेस्ट करने की कोशिश करें। साथ साथ दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि जो आपके साइनस हैं वो अंदर से मॉइस्चराइज रहें, मतलब उनमें नमी जाती रहे। तो इसके लिए आप ह्यूमिडिफायर रख सकते हैं, या इसके लिए आप भाप वगैरह ले सकते हैं। ये चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल होती हैं दोस्तों। कई बार
दोस्तों एक गरम हल्का सा गरम कपड़ा होता है जिसे हम वार्म कंप्रेस भी कहते हैं, उसे भी अगर हम नाक पे लगाएं या अपने माथे वाथे पे लगाएं तो उससे भी दोस्तों कई बार सिम्टम्स में थोड़ा सा रिलीफ महसूस होता है। तो दोस्तों जब भी कभी साइनोसाइटिस वाली प्रॉब्लम है तो हमें इंश्योर करना है कि हम बहुत ज़्यादा थके नहीं, हमें रेस्ट करना है प्रॉपर। हमें ये भी इंश्योर करना है कि हमारी नाक के अंदर जो सांस जा रही है उसके अंदर मॉइस्चर पर्याप्त मात्रा में हो, नमी पर्याप्त मात्रा में हो, जो भी हम सांस ले रहे हैं। तो हम स्टीम ले सकते हैं उसके लिए, हम उसके लिए ह्यूमिडिफायर ले सकते हैं। साथ साथ दोस्तों हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम उस एरिया में वार्म कंप्रेस लगा सकते हैं नाक के एरिया के आसपास या माथे पे। इससे भी फ़र्क पड़ता है, इससे भी हेल्प होती है, थोड़ी सिम्टम्स में हल्का फुल्का कमी महसूस होती है। और हमें डॉक्टर्स की दोस्तों सारी की सारी बातें बिल्कुल ठीक से माननी है।